हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो आज का जो पेपर था उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के सभी हिंदी के क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स के जो भी आंसर होंगे वो भी मैं एक एक करके आपको वीडियो में बता दूंगी। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रश्न नंबर 58 है, यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग। एक और अजगर ही लखी एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इस पंक्ति में प्रयुक्त रस बताना है। इसमें रस, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भयानक रस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी, रूपक। ये शब्द अलंकार नहीं है। अगला प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अगम और आगम शब्द युग्म का सही, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है दुर्लभ और उत्पत्ति, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है। तो मूक का कौन सा नहीं है ये बताना है। तो अनेकार्थक शब्द जो है शांत भी है, गूंगा और चुप भी हो जाएंगे, पर जो विवश है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक सर्वनाम, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आप भला तो जग भला। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 64, क्या भूलूं का क्या याद करूं। क्या भूलूं के याद करूं हरवंश राय की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो ये कौन सा भाग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पहला भाग है ये। आगे देख लेते हैं। आगे है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो मिला है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला देख लेते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद। तो वयोवृद्ध शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वयाधन वृद्ध। 19 अगला प्रश्न है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो किस रचनाकार को दिया गया था, तो ये दिया गया था ऑप्शन ए, नंदकिशोर आचार्य जी को। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश प्रेम में हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है। तो जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ जो है वो हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची सोम भी है, सुधा भी है, अमीय भी है। जो ये क्षीर है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सा वर्ड दंत नहीं है। दंत वर्ड कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टा जो है वो दंत वर्ड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। तो मैंने आम खा लिया है यानी कि अभी हाल में ही खाया है, तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी, आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी एक में ही आस्था रखने वाले को कहते हैं ऑप्शन ए, अनन्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक प्रदर्शित है। ये शब्द इनमें प्रत्यय बताने कौन कौन से लगे हैं। देखिए, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका, इसमें क्या प्रत्यय है। तो आका, लड़ाकू में आकू और उड़ाक में आक और छिलका में का, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। क्योंकि इसमें देखिए ये जो साथ में वर्ण लगे ना, कालीन और युग, आयु, वर्ष, इस तरीके से ये गलत हो गए। इसमें क्या है, बिल्कुल ठीक है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। चलिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो वो शब्द जो सदा एक वचन में प्रयुक्त हो, जैसे होश है ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हस्ताक्षर भी बहुवचन है, प्राण भी बहुवचन है। तो ये जहाँ ऑप्शन ए देखिए, वर्षा और जनता, ये है दोनों एक वचन के। अगला प्रश्न है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा शब्द के लिए जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा नरेंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करिए। वाक्य में कौन सा शुद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला प्रश्न है, विस्मय बोधक चिन्ह बताना है। विस्मय बोधक चिन्ह है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो विशेषण, अच्छा तुम घर जाओ, तो ये तो विशेषण नहीं है।
तुमने अच्छा किया, ये भी नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रेम सागर के रचनाकार, तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं ऑप्शन ए लल्लू लाल। अगला देख लेते हैं, अनावृत किस समभिन्नार्थक क्या है, अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो जो अनावृत है इसका समभिन्नार्थक हो जाएगा ना दोहराया हुआ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये शब्द तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ऑप्शन ए क्षेत्र। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो, ठीक है, हो लगा हुआ, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान का ही। अगला प्रश्न है, असोच और असौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो असोच मतलब होता है बिना सोच के, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, तो जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो होगा सुपाठ्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ये देखते हैं, प्रभाव में उपसर्ग है प्रा, और अपवाद में भी अप उपसर्ग है, और पराजय में भी पर उपसर्ग है। तो ऐसा कौन है जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो वो है ओढ़ना, इसमें उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। अगला देख लेते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन सी संक्षिप्त। अब आगे एक आपको पूरा गद्यांश दिया गया है, चलिए इस गद्यांश को देखते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर लिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना लिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता, यहाँ पे ये लग रहा है पेश एक रिपीट आगे देखते हैं, साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। क्या है, व्यक्ति की क्षुद्रता ही अगर राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। परिसीमा भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो चलिए शंकाग्रस्त है, चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। अगला प्रश्न है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए संकालु है, क्यों संकालु है, अभी देखिए, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अभी ऊपर ही आपने देखा था इस लाइन को, हमारी विज्ञानगत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, हमारी जो विज्ञानगत शिक्षा की क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इस क्या महत्वपूर्ण देन है, तो ये हो जाएगा जीवन का परिसीमित भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, तो कैसे रोका जा सकता है, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, अगला चलिए अब यहाँ से ये और दूसरे सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो ये थे हमारे हिंदी के सभी क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग अपने हिंदी के क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इस पेपर के जितने भी और दूसरे सब्जेक्ट हैं उन सबको एक एक करके कवर करेंगे, उन सबके आपको आंसर्स बताएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।